हेलो वेलकम सुब्रत क्लास। तो आज की क्लास में हम देखेंगे हाइपोथायरॉयडिज्म। प्रीवियस क्लास में हमने देखा था हाइपरथायरॉयडिज्म। दोनों ही एंडोक्राइन डिसऑर्डर से रिलेटेड डिसीज़ हैं। तो हम यहाँ पर देखने वाले हैं हाइपोथायरॉयडिज्म। तो जैसा कि हमने प्रीवियस क्लास में देखा था हाइपरथायरॉयडिज्म, जिसे जनरली हम थायराइड के नाम से जानते हैं कि मुझे थायराइड हो गया, इससे थायराइड हो गया है, कुछ इस तरह से हम जानते हैं। लेकिन हमें ये नहीं पता कि हम किस कंडीशन में हाइपरथायरॉयडिज्म और किस कंडीशन में हम हाइपोथायरॉयडिज्म बोलते हैं। तो जैसा कि हमने हाइपरथायरॉयडिज्म में भी देखा था कि T3 और T4 का लेवल बढ़ रहा था और TSH का लेवल क्या हो रहा था, डिक्रीज हो रहा था, मतलब घट रहा था। बट हाइपोथायरॉयडिज्म में हम यहाँ पर जस्ट अपोजिट देखेंगे। तो चलिए हम यहाँ पर देखते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म में क्या होता है। तो हाइपोथायरॉयडिज्म हैपन व्हेन द थायराइड ग्लैंड डज नॉट मेक इनफ थायराइड हार्मोन्स। दिस कंडीशन आल्सो इज कॉल्ड अंडर रिएक्टिव थायराइड। तो हम यहाँ पर बात करें हाइपो मीन्स, जैसे कि हम जानते हैं हाइपो मीन्स क्या होता है, किसी चीज़ को कम होना, लेवल कम होना। तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि हाइपोथायरॉयडिज्म क्या है। हाइपोथायरॉयडिज्म में क्या होता है, जो थायराइड ग्लैंड होती है ना, वो प्रॉपर वर्क नहीं करती हैं। मतलब जो थायराइड हार्मोन्स होते हैं वो प्रॉपर वर्क नहीं करते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं कि प्रॉपर बनते ही नहीं हैं। तो थायराइड ग्लैंड में अगर कुछ प्रॉब्लम हो जाती है तो जो थायराइड हार्मोन्स होते हैं वो नहीं बन पाते हैं। अब वो नहीं बन पाते हैं तो अब उस कंडीशन में देखते हैं हम क्या होता है। तो इसमें क्या होता है, दिस कंडीशन ऑल्सो कॉल्ड अंडर एक्टिव थायराइड। इसे हम क्या बोल सकते हैं, अंडर एक्टिव थायराइड बोलेंगे। देखिए हमने देखा था कि हाइपर में क्या देखा था, ओवर एक्टिव थायराइड हो रही थी। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा, अंडर एक्टिव थायराइड हो रहा है, जिसमें क्या हो रहा, मेटाबॉलिज्म का लेवल कैसे हो रहा, कम हो रहा है। और हाइपर में क्या देखा था कि मेटाबॉलिज्म बहुत हाईली स्पीड में हो रहा है। बट हाइपो में क्या हो रहा है कि जो भी मेटाबॉलिज्म होगा वो लो होगा। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है डेफिशिएंसी ऑफ थायराइड हार्मोन T3 एंड T4। इस कंडीशन में क्या होता है, T3 एंड T4 की डेफिशिएंसी हो जाती है, विच कॉज डिक्रीज रेट ऑफ बॉडी मेटाबॉलिज्म। तो हाइपोथायरॉयडिज्म में T3 और T4 का लेवल क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। मतलब इसमें डेफिशिएंसी हो जाती है थायराइड हार्मोन की। थायराइड हार्मोन में जैसा कि हमने देखा था T3 होता है, T4 होता है और TSH होता है। तो T3 और T4 की जो हार्मोन्स रहेंगे वो क्या हो जाएंगे, डेफिशिएंट हो जाएंगे, मतलब कम हो जाएंगे। इस कारण से क्या होगा कि जो बॉडी का मेटाबॉलिज्म होगा ना वो प्रॉपर नहीं हो पाएगा, वो डिक्रीज हो जाएगा। तो हमें यहाँ पर देखना है कि हाइपोथायरॉयडिज्म में क्या होता है कि जो हार्मोन्स होते हैं, थायराइड हार्मोन्स होते हैं, वो इनफ मतलब सीक्रेट नहीं होते हैं या फिर इनफ बनते ही नहीं हैं। उस कंडीशन में बोलते हैं हम हाइपोथायरॉयडिज्म। अब हम डायग्नोसिस में देखेंगे कि एक्चुअल में टेस्ट के बाद कौन सा हार्मोन यहाँ पर डिक्रीज होगा और कौन सा हार्मोन यहाँ पर इंक्रीज देखने को मिलेगा। तो ये हम डायग्नोसिस में देखेंगे। तो याद रखना है यहाँ पर क्या होगा कि जो हाइपोथायरॉयडिज्म की कंडीशन में क्या होता है कि जो थायराइड हार्मोन होते हैं वो प्रॉपर नहीं बन पाते हैं ना, उस कंडीशन में हम बोलते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म। और जब जो थायराइड हार्मोन्स नहीं बन पाते हैं उस कंडीशन में तो T3 और T4 का लेवल कम हो जाता है, जो कि हमारे बॉडी के मेटाबॉलिज्म को कम कर देता है, डिक्रीज कर देता है। अब देखिए, अब बात करते हैं इसके कारण क्या क्या हो सकते हैं, मेन कारण क्या होते हैं। तो कारण पर जाते हैं तो इसे भी ना एक बोल सकते हैं कि कॉजेस जो हैं, एक इटियोलॉजी को एक वेस्ड में डिवाइड किया गया है। लाइक हमने यहाँ पर देखा है प्राइमरी हाइपोथायरॉयडिज्म, सेकेंडरी हाइपोथायरॉयडिज्म और टर्सरी हाइपोथायरॉयडिज्म। तो जो हाइपोथायरॉयडिज्म होता है उसमें वो किस कारण से होता है, मैन जो प्राइमरी की बात कर रहे हैं, जो प्राथमिक बोल सकते हैं, प्राथमिक हाइपोथायरॉयडिज्म किस किस कारणों से हो सकता है। जैसे कि हमने यहाँ पर देखा कंजेनाइटल डिफेक्ट ऑफ थायराइड ग्लैंड, कि अगर कोई इसमें कंजेनाइटल प्रॉब्लम हो, थायराइड ग्लैंड से रिलेटेड कोई कंजेनाइटल प्रॉब्लम हो सकती है। आयोडीन डेफिशिएंसी, आयोडीन की डेफिशिएंसी के कारण भी हाइपोथायरॉयडिज्म हो सकता है, आयोडीन की कमी से। एक्सेसिव एंटी थायराइड ड्रग लाइक PTO, अगर कोई भी व्यक्ति एक्सेसिव एंटी थायराइड ड्रग ले रहा है, जैसे कि हाइपर उससे पहले हुआ है हाइपरथायरॉयडिज्म और बहुत ज़्यादा एंटी थायराइड ड्रग्स ले रहा है, तो उस कारण से क्या होगा, बहुत ज़्यादा उसका लेवल कम हो जाएगा। जो थायराइड जो है T3 और T4 का लेवल जो होगा क्या हो जाए, बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। तो एक कारण ये भी हो जाता है कि अगर एक्सेसिव अमाउंट में या फिर एक्सेसिव एंटी थायराइड ड्रग ली जा रही है तो उस कंडीशन में भी हाइपोथायरॉयडिज्म देखने को मिलेगा। नेक्स्ट, सर्जरी और रेडिएशन ऑफ थायराइड, अगर कोई सर्जरी हुई है या फिर रेडिएशन थेरेपी हुई है, सर्जरी या फिर कोई भी अगर हाइपर के कारण सर्जरी वगैरह हुई है तो उस कारण से भी
हाइपोथायराइडिज्म हो सकता है। अब सर्जरी में सिर्फ हम ये बात नहीं करेंगे कि सर्जरी सिर्फ पर्टिकुलर थायराइड की, जैसे कि कई बार होता है कि अगर कोई ट्यूमर हो गया है, नोड्स हो गया है, तो उस कंडीशन में भी थायराइड की सर्जरी हो जाती है। तो इन कारणों से भी क्या हो सकता है, हाइपोथायराइडिज्म हो सकता है। नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट जो है सेकेंडरी हाइपोथायराइडिज्म। सेकेंडरी हाइपोथायराइडिज्म जो होता है, जो हम बोल सकते हैं कि जो द्वितीय रीज़न क्या हो सकता है। प्राथमिक रीज़न तो हमने देख लिया कि प्राथमिक रीज़न ये हो सकते हैं। अब सेकेंडरी रीज़न क्या क्या हो सकते हैं, सेकेंडरी कारण क्या क्या हो सकते हैं हाइपोथायराइडिज्म होने के। माल फंक्शन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। अब देखिए, जैसा कि हम जानते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड जो कि मास्टर ऑफ ग्लैंड भी कहा जाता है। मास्टर ऑफ ग्लैंड मतलब जो सारे हमारे बॉडी के ग्लैंड्स हैं उन्हें क्या कर रहा है, रेगुलेट कर रहा होता है। अगर पिट्यूटरी ग्लैंड ही क्या हो जाएगा, माल फंक्शन हो जाएगा, पिट्यूटरी ग्लैंड ही प्रॉपर वर्क नहीं करेगी, पिट्यूटरी ग्लैंड में कोई प्रॉब्लम क्रिएट होने के कारण भी क्या हो सकता है, हमें हाइपोथायराइडिज्म हो सकता है। तो ये सेकेंडरी रीज़न हो जाता है, मतलब जो द्वितीय रीज़न हो सकता है। नेक्स्ट हम देखते हैं टर्सरी हाइपोथायराइडिज्म। अब तृतीय रीज़न क्या हो सकता है, तीसरा कारण क्या हो सकता है, मतलब टर्सरी जो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर क्या होगा। देखिए, हाइपोथैलेमस फेल टू प्रोड्यूस थायराइड रिलीज हार्मोन। अब क्या करेगा, तो यहाँ पर देखिए जो मैंने लिखा हुआ है, हमने देखा था पिट्यूटरी ग्लैंड मास्टर ऑफ ग्लैंड होती है। अब उसमें ही हाइपोथैलेमस होता है जो हमारे पूरे एक तरह से बोल सकते हैं ब्रेन को पूरा कंट्रोल करके रखता है, हाइपोथैलेमस। अब हाइपोथैलेमस फेल टू प्रोड्यूस थायराइड रिलीजिंग हार्मोन। टर्सरी जो रीज़न होता है, तीसरा जो रीज़न होता है वो होता है कि जो हाइपोथैलेमस है ना, वो क्या करेगा, जो हमारे थायराइड रिलीजिंग जो हार्मोन है उसे ही प्रोड्यूस नहीं होने देगा, प्रोड्यूस होने में क्या कर देगा, फेल कर देगा। क्योंकि जब हाइपोथैलेमस ही उसे ऑर्डर नहीं देगा, मान लीजिए पिट्यूटरी ग्लैंड में प्रॉब्लम हो जाती है, पिट्यूटरी ग्लैंड जो कि हमारे ब्रेन में होती है, पिट्यूटरी ग्लैंड में अगर कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो हाइपोथैलेमस भी काम नहीं करेगा। और जब हाइपोथैलेमस जो पिट्यूटरी ग्लैंड जब दोनों वर्क नहीं करेंगे तो वो हार्मोन को भी प्रॉपर वर्क नहीं कर पाएगा। तो इस कारण से भी हो सकता है कि हाइपोथैलेमस क्या कर देता, फेल टू प्रोड्यूस थायराइड रिलीजिंग हार्मोन। तो तीसरा कारण हो जाता है कि जब हाइपोथैलेमस क्या करता है, जो हमारे हार्मोन्स हैं, थायराइड रिलीजिंग हार्मोन्स हैं, उसे ही प्रोड्यूस नहीं कर पाता है। तो टर्सरी रीज़न हमारा ये हो जाता है। अब बात करते हैं, ये तो हमारे कुछ कारण हो जाते हैं, ठीक है ना। अब नेक्स्ट हम देखेंगे, और एक और रीज़न है यहाँ पर थायराइडाइटिस। थायराइडाइटिस में तो क्या हो जाता है, थायराइड में अगर इन्फ्लामेशन है, थायराइड में सूजन है, थायराइड में सूजन अगर हो जाती है तो दोनों कंडीशन क्रिएट हो सकती है, या तो हाइपरथायराइडिज्म भी हो सकता है और हाइपोथायराइडिज्म भी हो सकता है। तो जो नेक्स्ट जो हम प्राइमरी हाइपोथायराइडिज्म की बात करते हैं तो उसका रीज़न होता है थायराइड में इन्फ्लामेशन, थायराइड में सूजन होने के कारण भी हो सकता है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट सिम्टम्स, इसके लक्षण क्या क्या देखने को मिलते हैं। लक्षण में हम देखते हैं टायर्डनेस। टायर्डनेस मतलब बहुत ज़्यादा उसे थकान होगी। जो भी थायराइड वाला पेशेंट है, मतलब हाइपोथायराइडिज्म वाला जो पेशेंट है, उसमें क्या होगा, बहुत ज़्यादा थकान होगा। मोर सेंसिटिविटी टू कोल्ड, मतलब जो ठंडे के प्रति क्या रहेगा, बहुत ज़्यादा संवेदनशील रहेगा, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव रहेगा, मतलब कोल्ड में वो कोल्ड बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, ये भी बोल सकते हैं। कॉन्स्टिपेशन, उसे कॉन्स्टिपेशन होगा, मतलब जो स्टूल है ना, स्टूल प्रॉपर पास आउट नहीं कर पाएगा, उसे प्रॉब्लम जाएगी। नेक्स्ट है ड्राई स्किन, जो स्किन होगी उसकी बहुत ज़्यादा ड्राई रहेगी। ये सब क्यों हो रहा है, हाइपोथायराइडिज्म के कारण हो रहा है, क्योंकि इसका प्रॉपर मेटाबॉलिज्म नहीं हो पा रहा है। वेट गेन, अब देखिए हाइपोथायराइडिज्म में क्या होता है, वेट गेन होता है। सबसे मेन लक्षण तो हमें यही देखने को मिल जाता है कि जो पेशेंट होता है ना, उसका वेट गेन हो जाता है, वेट बढ़ जाता है। पफी फेस, उसका फेस कैसा रहेगा, फूला हुआ चेहरा देखने को मिलेगा। हॉर्स वॉइस, उसकी वॉइस कैसी रहेगी, कर्कश आवाज़ रहेगी, मतलब हॉर्सेस वॉइस जैसे कि देखने को मिलेगा। जब सर्दी हो जाती है, गले में खराश टाइप की होती है, कुछ इस तरह से उसकी वॉइस देखने को मिलेगी। और यहाँ पर देखिएगा कॉसेस हेयर एंड स्किन, जो उसकी स्किन होगी और जो बाल होंगे वो कैसे रहेंगे, रूखे देखने को मिलेंगे, रूखे और ड्राई देखने को मिल सकते हैं। ये तो लक्षण हो जाते हैं। इसके अलावा जो लक्षण हम देखते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं सिम्टम्स। मसल्स वीकनेस, जो उसकी मसल्स होगी, मसल्स वीकनेस देखने को मिलेगा। मसल्स एक्ने देखने को मिलेगा, टेंडरनेस देखने को मिलेगा, स्टिफनेस देखने को मिलेगा। मसल्स वीकनेस मतलब मांसपेशियों में कमजोरी होगी।
और मसल्स एक्ने, जैसे कि मांसपेशियों में दर्द बना रहेगा, टेंडरनेस रहेगी, मसल्स मतलब जो भी रहेंगी बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा, टेंडरनेस देखने को मिलेगा, स्टिफनेस देखने को मिलेगा, अकड़न देखने को मिलेगी मांसपेशियों में। नेक्स्ट है मेंस्ट्रुअल साइकिल दैट आर हैवियर देन यूजुअल और इरेगुलर थिनिंग, इरेगुलर। मेंस्ट्रुअल जो साइकिल है वो भी कैसे हो सकती है, इरेगुलर हो सकती है। या तो कभी ऐसा हो जाएगा कि कभी बहुत ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग होती है या फिर कभी इरेगुलर हो जाती है, कभी टाइम से ही नहीं आता मेंसेस, कुछ इस तरह से कंडीशन होती है हाइपोथायराइडिज्म पेशेंट के लिए। थिनिंग हेयर, उसके बाल कैसे हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा पतले हो जाएंगे। नेक्स्ट है स्लोड हार्ट रेट ऑल्सो कॉल्ड ब्रेडिकार्डिया, उसकी जो हार्ट रेट रहेगी वो कैसे हो जाएगी, स्लो रहेगी, इसे हम बोल सकते हैं ब्रेडिकार्डिया। उसकी हार्ट रेट कैसा होगा, स्लो हार्ट रेट होगी। नेक्स्ट उसमें ना डिप्रेशन भी देखने को मिलेगा, उसके अंदर जो हमें देखने को मिलेगा कि डिप्रेशन भी हो सकता है और मेमोरी प्रॉब्लम भी देखने को मिल सकती है। अब मेमोरी प्रॉब्लम में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, डिप्रेशन भी हो सकता है, सिजोफ्रेनिया भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है पेशेंट के ऊपर कि वो किस स्टेज में है। बट मेमोरी जो प्रॉब्लम है वो किसी मेमोरी प्रॉब्लम कोई भी हो सकती है। नेक्स्ट हम देखेंगे, ये तो हमारे कुछ सिम्टम्स हो जाते हैं कि क्या क्या लक्षण दिखते हैं हाइपोथायराइडिज्म के पेशेंट में। अब हम देखेंगे यहाँ पर डायग्नोसिस, कि डायग्नोसिस क्या क्या करते हैं, कि अगर हाइपोथायराइडिज्म हुआ है तो पेशेंट कैसे पता चलेगा, कि एक्चुअल में हम सिम्टम्स देख के बस पता नहीं कर सकते, क्योंकि सिम्टम्स तो पता चल जाएंगे, सिम्टम्स से हम कुछ स्टेजेस में पता कर लेंगे कि इसको थायराइड हुआ है, बट हमें डायग्नोसिस करना पड़ेगा एक्चुअल पता करने के लिए कि इसे हाइपोथायराइडिज्म है या फिर हाइपरथायराइडिज्म है। तो देखिए फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन में तो वही हमारा हेड टू टो हो जाएगा, हम सारी चीज़ें देखेंगे, वेट गेन हो गया, उसका फेस पफीनेस तो नहीं है, उसमें जो भी हमारे सारे फिजिकल एग्जामिनेशन हेड टू टो एग्जामिनेशन हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमें मेन जो देखने को मिलता है थायराइड टेस्ट से ही पता चलेगा कि इसे हाइपोथायराइडिज्म है या फिर हाइपरथायराइडिज्म है। तो देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस चीज़ का पता होना। हमने तो स्टार्टिंग में देख लिया था कि हाइपोथायराइडिज्म में जो थायराइड जो हार्मोन्स होते हैं वो क्या नहीं हो पाते, प्रॉपर रिलीज नहीं होते हैं, प्रॉपर बन नहीं पाते हैं, उसमें से खासकर T3 और T4 जो कि कम हो जाते हैं। अब हम यहाँ पर टेस्ट में पता चलेगा डिक्रीज लेवल ऑफ T3 एंड T4 का लेवल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और जब T3 और T4 का लेवल कम होगा तो TSH का लेवल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो ये एक्चुअल हमें इससे पता चलता है डायग्नोसिस से कि इसे कौन सा थायराइड हुआ है, तो इसे कौन सा है, हाइपोथायराइडिज्म है, क्योंकि यहाँ पर T3 और T4 का लेवल डिक्रीज हो रहा है और TSH का लेवल क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो ये साइन है हाइपोथायराइडिज्म का। इस थायराइड टेस्ट की रिपोर्ट अगर आपको दिखाता है एज आप नर्स है तो आप इसे देख सकते हैं, एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए कि हाइपोथायराइडिज्म और हाइपोथायराइडिज्म में क्या अंतर है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है ब्लड टेस्ट की बात करते हैं, जैसे कि कोलेस्ट्रॉल, जो अगर हम एक बोल सकते हैं कि यहाँ पर हार्मोन या फिर एंटीबॉडी ब्लड टेस्ट करवाएंगे तो भी हो सकता है, और ब्लड टेस्ट में हमें ये भी पता चल जाएगा कि अगर लिपिड और कोलेस्ट्रॉल का लेवल क्या होगा, इंक्रीज होगा। जो हाइपोथायराइडिज्म का जो पेशेंट होता है ना, उसकी जो लिपिड्स हैं और कोलेस्ट्रॉल है उसका लेवल क्या रहेगा, बढ़ जाता है। हमने देखा ना कि वेट गेन होता है, मतलब उसमें फैट भी देखने को मिल रहा है और कोलेस्ट्रॉल भी देखने को मिल रहा है, तो इसका जो लेवल रहेगा वो इंक्रीज रहेगा। नेक्स्ट है MRI, इसके डायग्नोसिस में MRI भी करवाते हैं। नेक्स्ट है रेडियो एक्टिव आयोडीन अपटेक भी करवाया जाता है टेस्ट, ये भी डायग्नोसिस के अंदर आता है, इससे आयोडीन की डेफिशिएंसी का पता चलता है, आयोडीन हमारे बॉडी में है या नहीं है, कमी है या नहीं है, तो रेडियो एक्टिव आयोडीन अपटेक करवाया जाता है। नेक्स्ट है थायराइड अल्ट्रासाउंड जनरली सिर्फ इसलिए करवाया जाता है कि कई बार क्या होता है, हो सकता है कोई ट्यूमर फॉर्म हो रहा है, कोई नोड्स बन रहे हो, उस कारण से जो ग्लैंड्स है प्रॉपर वर्क नहीं कर पा रही है, उस कारण से हार्मोन्स ही रिलीज नहीं हो रहे हैं, तो इस कारण से हम थायराइड अल्ट्रासाउंड करवाते हैं। कहीं कोई मास नहीं तो बन रहा है, कैंसरस तो नहीं है, नॉन कैंसरस तो नहीं है, मतलब एक अल्ट्रासाउंड बहुत ही रेयर केसेस में देखा जाता है जनरली, तो ये भी डायग्नोसिस के अंदर आ जाता है। नेक्स्ट हम बायोप्सी भी करते हैं, बायोप्सी भी डायग्नोसिस के अंदर आता है। बायोप्सी किस कंडीशन में करना है, जैसे कि कोई ट्यूमर है तो बायोप्सी सिर्फ इसलिए करेंगे कि ये कहीं ये कैंसरस या फिर नॉन कैंसरस है, तो उसका पता करने के लिए हम क्या करेंगे, बायोप्सी करेंगे। तो यहाँ पर
जो भी हमारे जो एस्पिरेट किया जाता है फ्लूइड को, तो ये कुछ डायग्नोसिस हो जाती हैं। मेन डायग्नोसिस तो थायराइड टेस्ट और फिजिकल एग्जामिनेशन से हम इसे इसका जो ऑब्जर्वेशन है कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हम देखेंगे ट्रीटमेंट में क्या देंगे, तो ट्रीटमेंट डिपेंड करता है पेशेंट की सिचुएशन पर। तो वो डिपेंड, जो भी हमारा लेवल है टीएसएच, जो टीएसएच का लेवल देख के या फिर T3 T4 का लेवल देख के मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं, ये डॉक्टर्स करते हैं। तो जस्ट हम नॉर्मल देखते हैं तो आयरन सप्लीमेंट और मल्टीविटामिन दैट कंटेन आयरन, जो भी आयरन सप्लीमेंट दी जाती है पेशेंट को, मल्टीविटामिन दी जाती हैं जिसमें कि आयरन के सप्लीमेंट्स प्रेजेंट हों, आयरन की क्योंकि उसे डेफिशिएंसी है। नेक्स्ट है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड विच इज़ फाउंड इन सम एंटा एसिड। तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड दिया जाता है जिसमें कुछ एंटा एसिड होते हैं, क्योंकि इसमें कॉन्स्टिपेशन भी देखने को मिलता है, तो एंटा एसिड्स होते हैं जो कि कॉन्स्टिपेशन को भी कम करेगा। नेक्स्ट कैल्शियम सप्लीमेंट दिया जाता है पेशेंट को, और भी जो हमारे इसमें कई तरह की मेडिसिन्स भी ऐड होती हैं, मेडिसिन्स भी इसमें होती हैं जो कि मेन मेडिसिन ही होती हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे एडवाइज द पेशेंट फॉर लो कैलोरी कोलेस्ट्रॉल एंड सैचुरेटेड फैट। पेशेंट को हम एडवाइस दे सकते हैं कि उसकी जो कैलोरी है उसे लो कैलोरी लेना है, कोलेस्ट्रॉल भी लो लेना है डाइट में मतलब, और सैचुरेटेड फैट भी क्या करना है यहाँ पर लो लेना है। तो लो कैलोरी कोलेस्ट्रॉल और सैचुरेटेड फैट क्या करना है, उसे कम लेना है। अब बात करते हैं कि सैचुरेटेड जो फैट के अंदर कौन कौन सी डाइट आती हैं, अब हम यहाँ पर बताते हैं। जैसे कि बहुत ज़्यादा एक तरह से बोल सकते हैं कि हैवी फैट होता है उसमें, जैसे कि एनिमल के जो प्रोडक्ट हो जाते हैं या फिर कोई भी प्लांट का ऑयल हो जाता है, ये सारे सैचुरेटेड फैट के अंतर्गत आते हैं जो कि प्रॉपर डाइजेस्ट नहीं हो पाते हैं, क्योंकि वैसे ही मेटाबॉलिज्म उसका लो है, और जितना फैट खाएंगे तो एक्स्ट्रा फैट खाएंगे तो उस कारण से क्या हो सकता है, और भी ज़्यादा वेट गेन हो सकता है। तो उससे सैचुरेटेड फैट, कैलोरीज और कोलेस्ट्रॉल को जो डाइट में है उसे कम देना होता है। नेक्स्ट प्रोवाइड हाई आयोडीन, पेशेंट को हाई आयोडीन दिया जाता है। नेक्स्ट रफेज एंड फ्लोट डाइट टू प्रिवेंट कॉन्स्टिपेशन, जो हाई आयोडीन है, रफेज है या फिर फ्लोट जो डाइट है, फ्लूडी डाइट दी जाती है जो कि कॉन्स्टिपेशन को क्या करेगा, कम करेगा, क्योंकि मोशन प्रॉपर नहीं जा पाएगा, मेटाबॉलिज्म नहीं होता है तो मोशन भी उसका प्रॉपर नहीं जा पाता है। तो कुछ इस तरह का जो हम ट्रीटमेंट दे सकते हैं या फिर हम इसे मैनेजमेंट बोल सकते हैं, तो इसका मैनेजमेंट होगा, ये मैनेजमेंट के अंदर आ जाएगा। अब ट्रीटमेंट जो होता है उसमें मेडिसिन्स होती हैं, पर्टिकुलर मेडिसिन्स होती हैं। तो मेडिसिन्स जैसे कि हमने बोला कि पेशेंट की कंडीशन के अकॉर्डिंग यहाँ पर दिया जाता है। तो ये तो जस्ट मैनेजमेंट हो जाता है कि क्या क्या एक थायराइड को मैनेज करने के लिए मतलब टैबलेट तो ले ही रहे हैं, टैबलेट लेने के साथ साथ थायराइड को मैनेज करने के लिए, मेंटेन करने के लिए क्या क्या यहाँ पर ऐड करना चाहिए। नेक्स्ट हम देखेंगे, अब यहाँ पर कुछ डाइट हम देख लेते हैं हाइपोथायराइडिज्म के लिए। तो वेट को लॉस करने के लिए, वेट को कम करने के लिए, जैसे कि हम फाइबर इनटेक करेंगे, जो भी फाइबर्स होते हैं, हाई फाइबर्स जो फूड होते हैं उनको डाइट में लेंगे। ईट मोर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, बहुत ज़्यादा जितना हो सके फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को अपनी डाइट में हमें यहाँ पर ऐड करना होता है। नेक्स्ट हम यहाँ पर देखेंगे चूज़ हाई क्वालिटी प्रोटीन, आपको हाई क्वालिटी के प्रोटीन खाना होगा, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके प्रोटीन खाना होगा, जो कि क्या करेगा, जो भी हमारा फैट है उसे कम करने में हेल्प करेगा। तो हाई प्रोटीन लेना है, जैसे कि एग हो गया, ग्राम हो गए, तो ये सारी चीज़ें हमें हाई प्रोटीन में ऐड करना है। कंज्यूम हेल्दी फैट, अगर फैटी कोई डाइट ले रहे हैं, फैटी कोई भी कुछ भी खा रहे हैं, तो उसमें क्या करना है, हम यहाँ पर हेल्दी फैट्स को लेने हैं। हेल्दी फैट्स में जैसे कि एवोकाडो का फ्रूट हो गया, कुछ इस तरह के जो नट्स हो गए जो कि हेल्दी फैट के अंदर आते हैं, तो उन्हें लेना है। ऐड मोर होल ग्रेन्स टू योर डाइट्स, आपकी डाइट में सारे ग्रेन्स इंक्लूड होने चाहिए, जितने भी अनाज होते हैं वो सारे आपके डाइट में ऐड होने चाहिए। इसके अलावा एक्सरसाइज भी आपके रूटीन में यहाँ पर होना चाहिए। तो ये एक तरह से बोल सकते हैं कि हाइपोथायराइडिज्म पेशेंट के लिए वेट लॉस करने के लिए ये डाइट है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे फॉलो करना ज़रूरी है। तो ट्रीटमेंट के साथ साथ, मेडिसिन के साथ साथ आपको कुछ मैन जो होता है डाइट को भी प्लान करना ज़रूरी है। अब देखिए यहाँ पर एक छोटा सा यहाँ पर प्लान दिया हुआ है कि आप ब्रेकफास्ट में क्या क्या चीज़ें ऐड कर सकते हैं, लंच में आप क्या क्या चीज़ें ऐड कर सकते हैं,
स्नैक्स में क्या ले सकते हैं और ड्रिंक में आप क्या ले सकते हैं। तो देखिए ब्रेकफास्ट की बात करते हैं तो ब्रेकफास्ट में आप जैसे कि फ्रूट्स ले सकते हैं, और हम यहाँ पर देख रहे हैं पैराडाइज ले सकते हैं, बनाना मिल्क शेक ले सकते हैं, या फिर कोई भी फ्रूट शेक भी ले सकते हैं। ओट्स, ब्राउन राइस से बना हुआ बोल सकते हैं ब्राउन राइस से बना हुआ कोई भी ब्रेकफास्ट, जैसे कि ब्राउन राइस से आप इडली बना सकते हैं, डोसा बना सकते हैं। तो ब्राउन राइस का यहाँ पर डाइट में ब्रेकफास्ट में यूज़ करना है। पोहा विथ पीनट्स या स्प्राउट्स, जो भी स्प्राउट्स होते हैं लाइक चने, भीगे हुए चने, या फिर पीनट्स जो हो गया, या फिर पोहा भी हम यहाँ पर ले सकते हैं। ये डाइट नॉर्मल जो पोहा होता है वो नॉर्मल डाइट में आ जाता है, मतलब लाइट में ही आ जाता है। रोस्टेड स्वीट पोटैटो, तो स्वीट पोटैटो है ना, उसके रोस्ट किया हुआ हम ले सकते हैं। तो ब्रेकफास्ट में कुछ ये चीज़ें ले सकते हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पर लंच की बात करते हैं तो मूंग दाल हो गया, राजमा, और इसके अलावा जो हमारी सब्जी की बात करते हैं लौकी, कैरेट, मेथी, तो कुछ गार्लिक वेजिटेबल्स, मिक्स्ड वेजिटेबल्स, परमल, तो ये सारी हम यहाँ पर सब्जियाँ ऐड कर सकते हैं। पनीर भी खा सकते हैं क्योंकि वो एक हेल्दी फैट के अंदर आता है। इसके अलावा बाजरा रोटी, और जो मैं हम बोल सकते हैं कि बाजरा, ज्वार, इनकी रोटी ही लें तो ज़्यादा बेटर है। वीट की रोटी मतलब गेहूं की रोटी से बेटर ज्वार या फिर बाजरा की रोटी बेटर होती है। कर्ड, रायता, सलाद एंड ब्राउन राइस, तो इसमें खाने में आपको लंच में या फिर डिनर में आप अगर रायता या फिर दही ऐड करते हैं ना तो वो बेस्ट ऑप्शन है। कुछ और खाने से अच्छा है कि आप घर का मतलब घर का बना हुआ, वो भी कैसा, कम फैट वाला दही बनाते हैं ना तो उसको खाएं, या फिर रायता बेस्ट ऑप्शन है। तो ये हो जाता है। स्नैक्स में आप क्या ले सकते हैं, मखाना जो कि अच्छा होता है वेट लॉस के लिए, कैरेट, कुकुम्बर, जैसे कि गाजर हो गया, ककड़ी हो गया, इन सब को ले सकते हैं। फ्रूट्स को ले सकते हैं। स्वीट पोटैटो, जो में आलू की सलाद ले सकते हैं। स्वीट मतलब जो हमारे स्वीट पोटैटोज़ होते हैं, स्वीट पोटैटो जो कि जिसे हम क्या बोलते हैं, आई थिंक सलजम बोलते हैं, नहीं, जो स्वीट पोटैटो जो कि हम लोग फास्ट में खाते हैं, आप लोग क्या बोलते हैं, ये चीज़ देख लेना। नेक्स्ट यहाँ पर दही के साथ जैसे कि सैलड बनाते हैं, जैसे फ्रूट्स मिला लेते हैं उसमें, फ्रूट्स का सैलड है, उसमें कर्ड, दही ऐड करके उसमें स्नैक्स में, लाइक इवनिंग में जो भी स्नैक्स हल्का आपको क्रेविंग हो रही कुछ खाने की, तो आप ये सारी चीज़ें यहाँ पर ले सकते हैं। इसके अलावा वॉलनट, आलमंड, जो भी आपके ड्राई फ्रूट्स है लाइक आलमंड्स हो गया, जो बादाम हो गया, काजू, कुछ नट्स भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। ड्रिंक में आप क्या क्या पी सकते हैं, बटर मिल्क पी सकते हैं, बैटल गर्ड जूस, बैटल गर्ड जूस अगर आपको पसंद हो तो ही लेना। नेक्स्ट यहाँ पर कोरिएंडर सीड्स वाटर ले सकते हैं। नेक्स्ट व्हीट ग्रेस जूस, इसके अलावा ग्रीन टी और स्कीम्ड मिल्क लेना है। स्कीम्ड मिल्क जो जिसमें कि फ़ैट बहुत कम होता है, फैट या फिर हम बोल सकते हैं कि उसमें ना के बराबर देखने को मिलता है। तो ये सारे आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो ये कुछ हो जाते हैं। अब देखिए यहाँ पर बटर मिल्क में हमने बोला कि यहाँ पर बटर मिल्क में जैसे कि छाछ बोल सकते हैं उसे, मठा जिसे बोलते हैं, छाछ बोलते हैं। बैटल गर्ड जूस में हम बोल सकते हैं कि इसमें लौकी का जूस, कोरिएंडर सीड में धनिए के जो बीज होते हैं उसका वाटर, गेहूं के ज्वार का रस, ठीक है, ये जो हमारा बहुत हेल्दी होता है। नेक्स्ट ग्रीन टी तो बेस्ट है, और स्किम दूध जो कि जिसमें फैट बहुत ही कम होता है। तो ये कुछ डाइट आप प्लान कर सकते हैं। अदरवाइज़ वेट लॉस करने के लिए आपको इतना डाइट ही बहुत है। बस जस्ट ये एक छोटा सा जस्ट डाइट था कि आप कुछ भी इनमें से कुछ भी आप ऐड कर सकते हैं। तो ये हो जाता है आज की क्लास में हमारा हाइपोथायराइडिज्म। तो आई होप कि आपके लिए क्लास हेल्पफुल होगी। हाइपोथायराइडिज्म से रिलेटेड हमने सारी जानकारी ली। तो जस्ट अपोजिट हाइपरथायराइडिज्म का ही है हाइपोथायराइडिज्म। हाइपरथायराइडिज्म में हमने देखा था लेवल कुछ और था, जो भी T3 और T4 और TSH का लेवल यहाँ पर अपोजिट है। तो ये थी आज की क्लास। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अ वीडियोज़।